खामोशी में भी तैयारी रखो, धोखे में भी समझदारी रखो, और जब मौका दस्तक दे तो रफ्तार तूफानी रखो। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th के। आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं समास। अब साथियों, आप एक बात यहां पर ध्यान से रखिए, जो हमारे क्लास 10th में समास आता है, मतलब व्याकरण का जो पोर्शन आता है हमारे पेपर में, वो किस तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहली बात, व्याकरण में जब भी आपसे पूछा जाएगा आपके बोर्ड पेपर में, वह होगा एमसीक्यू टाइप। एमसीक्यू टाइप मतलब बहुविकल्पी प्रश्न होगा। कहने का यह तात्पर्य है कि अगर आपके पेपर में व्याकरण से कहीं भी क्वेश्चन बनता है तो जान लीजिए बहुविकल्पी फॉर्म में बनेगा। तो भाई, अगर आप कहेंगे कि बहुविकल्पी फॉर्म में बनेगा तो आप इस तरीके से क्यों पढ़ा रहे हैं। साथियों देखिए, सबसे पहली बात आपका होता है कॉन्सेप्ट क्लियर। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, केवल इतना ही नहीं, मतलब इनको डिटेल में पहले पढ़ लूंगा, उसके बाद जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उनको भी साथ ही में करा दूंगा। अगर आपने इसके पहले समास नहीं पढ़ा है तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं शॉर्ट नोट के बारे में। मतलब आज की इस वीडियो में मैं एकदम शॉर्ट नोट में आपको बताऊंगा, ज्यादा चीजें डिफिनेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिफिनेशन भाई क्या होगा, इतने डिफिनेशन बताऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बहुविकल्पी क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, तो साथियों आज यहां पर देखिए, कह रहा है कि समास का अर्थ क्या होता है। सबसे पहली बात, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा समास के बारे में। तो समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है मतलब संक्षिप्त। अच्छा भाई, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके हम बना देते हैं, मतलब देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तब क्या होता है, तब समास बनता है। मतलब जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं और मिलने पर क्या होता है, समास वही कहलाता है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं। अच्छा भाई, यहां पर समास का अर्थ मतलब होता है संक्षिप्त करना। मतलब समास का अर्थ होता ही है क्या, संक्षिप्त, मतलब छोटा कर देना उसको। जैसे देखिए, यहां पर क्या कहा गया, पंचतंत्रों का समाहार। मतलब यहां पर ये क्या है, ये हमारा पूरा दो या दो से अधिक शब्द हैं और इन दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके क्या होता है, समास कहलाता है। लेकिन समास का अर्थ होता है उसको हमें छोटा कर देना है भाई। अच्छा, तो देखिए, पंचतंत्रों का समाहार मतलब होता है पंचतंत्र। देखिए, इसको हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया है। और यही बात होता है कि समास का अर्थ यही होता है कि उसको हम संक्षिप्त में लिख दें, जो बातें लंबी चौड़ी में लिखी हैं उनके एक छोटे से एक शब्द में बना करके लिख दें, बस वही समास कहलाता है। अच्छा, तो यहां पर समास के भेद कितने होते हैं और हमें कौन कौन से पढ़ना है जो कि हमारे सिलेबस में है। देखिए, ध्यान से समझ लीजिए, समास जो होता है वो द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है और तत्पुरुष समास है। लेकिन हमारे पेपर में, मतलब हमारे सिलेबस के अनुसार हमें कितना पढ़ना है, क्लास 10th के अकॉर्डिंग। देखिए, यहां पर अगर क्लास 10th के अकॉर्डिंग की बात करें तो यहां पर देखिए, द्विगु समास पढ़ना है, कर्मधारय समास पढ़ना है, बहुव्रीहि समास पढ़ना है, द्वंद्व समास पढ़ना है, लेकिन ये अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास नहीं पढ़ने हैं। ये दो समास हमें नहीं पढ़ने और ये हमें चार समास पढ़ने। तो देखिए ध्यान से, द्विगु समास क्या होता है, इसका जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। अच्छा भाई, यहां पर कह रहा है कि इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होगा, मतलब इसके पहले पद में जो होगा वो हमें कोई ना कोई संख्या मिलेगी। अच्छा भाई, तो देखते हैं, इसके उदाहरण भी मैंने लिख दिया है नीचे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अच्छा, यहां पर कह रहा है नवरत्न। हाँ भाई, आगे मिल गया, आगे या क्या मिल गया, संख्या मिल गया। त्रिभुज, त्रि मतलब तीन मिल गया हमें, यह भी इसके आगे संख्यावाचक विशेषण। और यहां पर नवरात्र, चतुर्मांस, इनमें आगे हमें क्या मिल रहा है, कोई संख्या मिल रही है हमें। अच्छा, इसका मतलब यह क्या है, द्विगु समास है। पहचानने का तरीका है ये भाई, यहां पर कह रहा है कि इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। इसका मतलब नवरत्न, मतलब नवरातों का समूह, इसका मतलब होता है नवरत्न। मतलब ये दो या दो से अधिक शब्दों को हमने उठा करके एक छोटे शब्द में लिख दिया है। अच्छा, अब यहां पर जो होगा, अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि नवरातों का समूह का जो है वह समास कौन सा है, यह कौन सा समास है, तो आप कह देंगे भाई। अब यहाँ कर अगर आपके पेपर में पूछ ले कि नवरत्न का जो है समास विग्रह क्या होगा, समास विग्रह होगा नवरत्नों का समूह। मतलब इसको हमने नवरत्नों के समूह में रख दिया। मतलब यहाँ पर नवरत्न का मतलब ही होता है नवरत्नों का समूह, त्रिभुज मतलब होता है तीन भुजाओं का समूह, नवरात्र मतलब होता है नवरातों का समाहार, और चतुर्मास का मतलब होता है 4 महीनों का समूह। बताइए आपको ये बातें क्लियर हुई या नहीं। द्विगु समास में अभी आपको मैं क्वेश्चन
कैसे पूछा था ये भी बताऊंगा साथियों। पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो जाए। तो हमें केवल 4 ही समास पढ़ना है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं इनका कॉन्सेप्ट ताकि क्लियर हो जाए। द्विगु समास आपको पता लग गया कि इनका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे नवरत्न मतलब नवरात्रों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, नवरात्र मतलब नवरात्रों का समाहार, और चतुर्मास मतलब होता है 4 महीनों का समूह। इसका मतलब द्विगु समास आपको क्लियर है। अब बात करते हैं अगले समास के बारे में। दूसरा कौन सा समास है भाई? दूसरा हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें जो पूर्व पद होता है वो विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। ध्यान से समझ लीजिए क्या कह रहा है। कर्मधारय समास हमारा हमने पहले देख लिया द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, मतलब उनमें संख्या पहले हमें मिल जाएगी। लेकिन यहां पर कह रहा है कि इसमें जो पूर्व पद होता है मतलब पहला पद होता है वह विशेषण होता है, मतलब वह किसी ना किसी चीज को तो विशेषता बताएगी। और यहां पर कह रहा है उत्तर पद विशेष होता है, मतलब जो होगा उत्तर पद मतलब बाद वाले का जो है वो पहले विशेषता लिखी जाएगी, उसके बाद वाला लिखा जाएगा। कहने का ये मतलब हमारा है कि जो पहले इनके होगा वह हमें विशेषता बताएगी जो पीछे वाले का। जैसे यहां पर कह रखा है कि काली मिर्च, अब यहां पर काली जो है वो विशेषण है और मिर्च जो है विशेष्य है ना भाई। यहां पर काली क्या है? काली विशेषण है और किसकी विशेषता बता रही है? मिर्च की। इसका मतलब मिर्च जो है वो विशेष्य है। अच्छा, इसका समास विग्रह क्या होगा? इसका समास विग्रह होगा काली है जो मिर्च, इसका मतलब काली मिर्च। इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया काली मिर्च। अच्छा भाई, यहां पर नील कमल, मतलब यहां पर कमल को विशेषता कौन बता रहा है? नील, मतलब जो कमल है वो नीला है, इसका मतलब नील है जो कमल। इसका समास विग्रह यह होगा। बताइए आपको यह कर्मधारय समास समझ में आया या नहीं? भाई देखिए, मैं यहां पर डिटेल में ज्यादा नहीं घुसाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपके पेपर में डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी। आपको अगर पता होनी चाहिए तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है भाई तो आप चीजें को आसानी से कर लेंगे। और भाई यहां पर ये इसका उदाहरण मतलब इसका डिफिनेशन ही है कि इसके में जो होता है पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। मैं साथियों आपके लिए इतना शॉर्ट कर दिया हूं समास को ना कि भाई आज के इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में समास से बनना आज के इस क्लास से बनेगा, जान लीजिए। क्योंकि मैंने भाई यहां पर आपको चारों जब पढ़ा ही दे रहा हूं चारों, तो आखिरकार पूछेगा कहां से जब हमारे सिलेबस में ये 4 ही हैं? बताइए कहां से पूछेगा? अगर इन चारों में से पूछा तो भन्ने दे भाई, 1 नंबर मिल जाएगा, कौन दिक्कत है हमें। तो इसका मतलब यहां पर हो गया कर्मधारय समास हमारा क्लियर हो गया। मतलब इसमें पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। मतलब पहला जो होगा वो विशेषण होगा और दूसरा क्या होगा? जिसकी विशेषता बताएगा। इसका मतलब काली मिर्च यानी काली है जो मिर्च, इसका समास विग्रह हो गया। नील कमल मतलब नीला है जो कमल। अगर आपको यह क्लियर हो गया हो तो अब हम बढ़ते हैं बहुब्रीहि समास क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो भाई देखिए तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? इस समास में आए दोनों पदों को छोड़ करके, यहां पर ध्यान समझ लीजिए, इस समास में आए दोनों पद जो हैं उनको छोड़ करके किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। इन दोनों बातों पर क्लियर कर दीजिए ध्यान से। क्या कह रहा है? बहुब्रीहि समास ये कह रहा है कि इस समास में आए जो दोनों पद है ना, उन दोनों पदों को छोड़ करके किसी तीसरे ही पद की प्रधानता होती है। अच्छा भाई देखिए यहां पर हमारा क्या है? दशानन। दशानन मतलब होता है 10 है मुख जिनके। अच्छा भाई, अब यहां पर इनका कोई हमें क्या है? इनकी कोई प्रधानता है ही नहीं। प्रधानता किसकी है? रावण की। अर्थात 10 मुख किसके हैं? 10 मुख रावण के हैं। यहां पर कह रहा है कि इस समास में जो दोनों पद आए हैं, पहला पद और दूसरा पद, यहां पर पहला पद और दूसरा पद, ठीक है, इन दोनों पदों को छोड़ करके किसी तीसरे पद की ही प्रधानता होती है। मतलब देखिए दशानन, दशा मतलब होता 10, आनन मतलब होता मुख। 10 हैं जिनके मुख, अर्थात कौन है? रावण। इसमें प्रधानता किसको दी जा रही है? प्रधानता रावण को दी जा रही है। अच्छा भाई, इसी प्रकार से क्या है? गिरिधर। गिरि मतलब होता पहाड़ और धारण मतलब होता धारण करने वाले, अर्थात गिरि को धारण करने वाले कौन है? श्री कृष्ण। अब यहां पर इसको प्रधानता नहीं दी जा रही है, मतलब गिरि को कौन धारण किया है? गिरि को श्री कृष्ण जी ने धारण किया है। बताइए बहुब्रीहि समास आ गया कि नहीं आपको समझ में? बहुब्रीहि समास में कुछ नहीं है। यहां पर कह रहा है कि इस समास में जो दोनों पद आ रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। इसका मतलब वही क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। अच्छा भाई, जिसी तरह हमने बताया साथियों, यहां पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, लेकिन अभी एग्जाम्पल और मैं आपको कराऊंगा। एग्जाम्पल इतने सारे करा दूंगा कि आज के इस क्लास से क्वेश्चन बन जाएगा, जान लीजिए पेपर में। अच्छा भाई, यहां पर कह रहा है दशानन 10 है मुख जिनके, अर्थात रावण, और गिरिधर मतलब गिरि को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। मैंने 3 समास देख लिया, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। अब देखने जा रहे हैं द्वंद्व समास। उसके बाद मैं भाई क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। तो हम इसके बाद क्या देखने जा रहे हैं? द्वंद्व समास क्या होता है।
तो अगला समास क्या है भाई? अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? कह रहा कि इसमें जो दोनों पद है ना वो प्रधान होते हैं, मतलब इसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं और उनके बीच में दो जो होता है योजक, योजक ये चिन्ह होता है जो दोनों के बीच में लगता है। अच्छा, कह रहा कि इनमें जो होता है वो दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं और उनके बीच में अगर हम समास उनका विग्रह करते हैं तो उनके बीच का योजक का जो होता है वो लोप हो जाता है और उसके स्थान पर आ जाता है और। क्या होता है? और आ जाता है। बताइए आपको ये बातें क्लियर हुई या नहीं? द्वंद्व समास ये कहता है इसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं, अगर इसका समास विग्रह मैं करता हूं तो उनमें योजक का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर और आ जाता है। जैसे ध्यान से समझिए, यहां पर कह रहा है कि माता और पिता, माता और पिता दोनों इसमें क्या है? प्रधान वाक्य हैं और यहां पर जब इसका मैं समास विग्रह करूंगा तो माता और पिता योजक के स्थान पर और आ गया। बताइए समझ में आया या नहीं? इसी तरीके से अपना पराया, इसका मतलब अपना और पराया, तो यहां पर यह है अपना और पराया के स्थान पर अपने और पराये, यहां पर योजक के स्थान पर और आ गया। बताइए आपको समझ में आई या नहीं? क्योंकि भाई देखिए यहां पर हमारे सिलेबस में 4 ही समास हैं, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। ये दोनों समास हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें इनको नहीं पढ़ना है। बताइए आपको इतनी बातें क्लियर हुई या नहीं? तो देखिए एक बार क्विक रीजन कर देता हूं। देखिए द्विगु समास क्या होते हैं? द्विगु समास वो समास होता है जिनमें इनके पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। अच्छा भाई, कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास ये समास होता है, इस समास में जो होता है आए दोनों पदों को छोड़ करके किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय से नहीं साथियों, जो है ये इनमें जो होता है वो दोनों पदों को छोड़ करके किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, वो बहुब्रीहि समास होता है। अच्छा भाई, लेकिन कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें जो होता है पूर्व पद जो होता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास ये होता है इसमें जो होता है पूर्व पद यानी जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। मतलब द्विगु समास जो होता है इनमें जो होगा पहला पूर्व पद वो होगा संख्यावाचक विशेषण और कर्मधारय समास जो होगा इनमें जो पूर्व पद होगा वह क्या होगा? विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होगा। बहुब्रीहि समास ये होता है, इसमें जो होता है बहुब्रीहि समास इसमें जो होता है वो दोनों पदों को आय छोड़ करके किसी भी तीसरे पद की प्रधानता होती है, जैसे दशानन, 10 है मुख जिनके अर्थात रावण। लेकिन द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास वह समास होता है जिनमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, मतलब दोनों ही वाक्य जो होते हैं प्रधान वाक्य होते हैं और जब इनका समास विग्रह करते हैं तो उनके योजक का चिन्ह हट जाता है। बताइए आपको समझ में आया या नहीं? यानी द्विगु समास वो समास होता है जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। कर्मधारय समास वो समास होता है जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें आए दोनों पदों को छोड़ करके किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें जो होता है इनके बीच में जो होता है वो योजक का लोप हो जाता है जब हम इनका समास विग्रह करते हैं। अगर आपको ये बातें क्लियर हो तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जाते हैं साथियों, और इनको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आपको यह बातें समझ में आ गई हो तो मैं अब जा रहा हूं क्वेश्चन करने जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जा रहे। आज के ही इस वीडियो से आपके पेपर में भाई इसी वीडियो से क्वेश्चन बन जाएगा, इतनी बात होता है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं तो भाई आप क्वेश्चन कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब मैं चलता हूं करने क्वेश्चंस को। तो भाई देखिए ये वो क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि माता पिता में कौन सा समास है। भाई देखिए इतना आसान, देखिए भाई यहां पर कह रहा है कि माता पिता में कौन सा समास है। अच्छा भाई इसमें क्या द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, मतलब ये चारों ही समास दे रखे हैं हमें। कह रहा है कि इनमें में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा भाई इस तरीके से हमारे बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब बहुविकल्पी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये एक बात तय है कि हमारे पेपर में समाज से क्वेश्चन बनना तय है भाई, 100 में 100% क्वेश्चन बनेगा समाज से, क्योंकि ऐसा कोई वर्ष नहीं गया ना कि जिससे वर्ष में समाज से बना ना हो। हर एक व्याकरण के हर एक टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं भाई, जान लीजिए, हर एक टॉपिक से। अच्छा भाई इसमें कह रहा है कि माता और पिता में कौन सा समास है। अब यहां पर भाई ना, यहां पर दोनों ही पद प्रधान हैं और दोनों ही पद प्रधान है, इसका मतलब अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो इसमें जो योजक का चिन्ह है उसका लोप हो जाएगा, इसका मतलब इसका समास विग्रह माता और पिता हो जाएगा। अच्छा भाई द्विगु समास तो होता है
जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, मतलब जिसमें संख्या बताई जाए। और भाई कर्मधारय समास क्या हो सकता है? कर्मधारय समास भी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मधारय समास ये कहता है कि इसमें जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है, मतलब विशेषता बताती है, और उत्तर पद विशेष्य होता है। इसका मतलब यहां पर कोई विशेषता तो बताई नहीं जा रही है, इसका मतलब ये भी गलत होगा। अच्छा भाई, क्या बहुव्रीहि समास सही हो सकता है? अच्छा भाई, देखते हैं बहुव्रीहि समास वाला कॉन्सेप्ट लगा करके। बहुव्रीहि समास ये कहता है कि इसमें जो होता है आए दोनों पदों को छोड़ करके ना किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो इसमें भाई हमें कोई तीसरा पद तो दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये भी गलत। अब बचा द्वंद्व भाई। द्वंद्व ये कहता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके बीच का योजक का लोप हो जाता है जब इसका हम समास विग्रह करते हैं। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है? द्वंद्व समास। देखिए भाई, मैंने कॉन्सेप्ट पहले ये क्रॉस करना सीख लिया आप ना, तो जान लीजिए बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर, 1 नंबर मिल गया। लीजिए 1 नंबर दे रहा हूं, 1 नंबर मिल गया आपको। अच्छा, अब कह रहा है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है, मतलब त्रिवेणी में समास है। और ये क्वेश्चन को देख लीजिए, 2023 में, 24 में, 25 में भाई पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 23 में, 24 में, 25 में 3 साल लगातार रिपीट हुआ भाई। अच्छा, अब नीचे वाला क्वेश्चन क्या है? त्रिवेणी में समास है, और ये क्वेश्चन 2024 में, 25 में, इसका मतलब 26 में भी आने के चांस हैं। यहां पर कह रहा है कि त्रिवेणी में समास है। त्रिवेणी भाई, त्रिवेणी, इसमें भाई हमें दिखाई दे रहा है ना कि इसमें जो पहला पद है ना वो संख्यावाचक है कि नहीं? देखिए यहां पर त्रि मतलब क्या होता है? 3, इसका मतलब इसमें संख्यावाचक है। तो क्या बहुव्रीहि समास हो सकता है? बहुव्रीहि समास नहीं हो सकता। बहुव्रीहि समास क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें आए दोनों पदों को छोड़ करके किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, यहां पर कुछ ऐसा है नहीं। कर्मधारय समास क्या हो सकता है? कर्मधारय समास भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कर्मधारय समास ये कहता है कि इसमें पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, लेकिन ऐसा कुछ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। इनमें से कोई नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। यहां पर द्विगु समास पक्का हो गया। द्विगु समास ये कहता है कि पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। अच्छा भाई, अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास है? और ये क्वेश्चन 2023 में और 25 में पूछा गया भाई, ध्यान से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन 2023 में, 25 में पूछा गया है। पंचवटी में कौन सा समास है भाई? अब यहां पर एक बात देखिए, क्या ये द्विगु समास हो सकता है? हाँ भाई, द्विगु समास तो हो सकता है, क्योंकि यहां पर इसका पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक है। इसका मतलब द्विगु समास तो एकदम बिल्कुल सही। क्या बहुव्रीहि समास हो सकता था? नहीं, बहुव्रीहि समास नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आए दोनों पदों को छोड़ करके किसी तीसरे पद की प्रधानता हो रही है। द्वंद्व समास भी नहीं हो सकता, द्वंद्व समास इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास भी नहीं हो सकता। अच्छा भाई, इसका मतलब ये द्विगु समास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब कह रहा कि नीलकंठ में समास है। अब भाई बात आती है, नीलकंठ में कौन सा समास है? आप देख करके जल्दी से बताइए हमको, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? नीले हैं कंठ जिनके अर्थात शंकर जी। यहां पर क्या है? नीलकंठ। नीलकंठ में कौन सा समास है? 2023 में, 24 में, 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। इसका मतलब यहां पर जोड़ लीजिए, 2026 में भी पूछा जाएगा, 2026 में भी पूछा जाएगा। कह रहा है कि नीलकंठ में कौन सा समास है भाई? नीलकंठ, नीलकंठ मतलब होता है नीले हैं कंठ जिनके अर्थात भाई, अर्थात कौन? अर्थात शंकर जी। अच्छा, यहां पर क्या हो रहा है? दोनों पदों को छोड़ करके किसी तीसरे पद को प्रधानता दी रहा है, अर्थात शंकर जी को प्रधानता दी जा रही है। तो क्या द्विगु समास हो सकता है? द्विगु समास नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। द्वंद्व समास भी नहीं हो सकता, क्योंकि द्वंद्व समास ये कहता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। लेकिन कर्मधारय समास क्या हो सकता है या नहीं? कर्मधारय समास हो सकता है या नहीं, बताइए। कर्मधारय समास हो सकता है या नहीं, जल्दी बताइए। कर्मधारय समास नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर जो होता है पूर्व पद पूर्व पद जो होता है विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। इसका मतलब बहुव्रीहि समास एकदम करेक्ट ऑप्शन है। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल 2023 में और 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नीलकमल में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए। नीलकमल में कौन सा समास है भाई? नीलकमल में है समास, जल्दी से बताइए। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में समास है क्या? देखिए नीलकमल, अभी मैंने आपको ये उदाहरण जब मैं करा रहा था, कौन सा? जब मैं करा रहा था कर्मधारय समास, उसके उदाहरण में मैंने बताया था कि नीलकमल है कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें पूर्व पद जो है वो क्या है? पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद
विशेष्य है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष है, इसका मतलब यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। द्वंद्व समास तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बहुव्रीहि समास भी नहीं हो सकता और द्विगु समास भी नहीं हो सकता। अच्छा, आपको बताइए इतनी सारी बातें क्लियर हुई गई या नहीं? भाई देखिए, क्वेश्चन अगर बनना होगा तो इसी से एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इनमें में से नहीं बनता है भाई, मान लीजिए नहीं बनता है, अगर इनसे नहीं बनता है तो इन्हीं से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में बन जाएगा और आप बहुत आसानी से समास के क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे जो चैनल पर प्यारे साथी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी, इंग्लिश और गणित की क्लासेस प्रॉपर तरीके से चलती हैं। साथियों, हमारे द्वारा बहुत ही मेहनत किया जा रहा है, तब जाकर के ये सभी चीजें बन जा रही हैं। और साथियों, आप मैथ की क्लासेस प्रॉपर तरीके से देखिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें भाई 70 में से आपको 70 मिल सकता है, जान लीजिए, अगर आप मेहनत करते हैं तब। और भाई हिंदी में भी मिल सकता है 70 में 70, ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, और लाए हैं बहुत लोगों ने। 70 में से 70 आपको मिल सकता है, लेकिन आप कितना मेहनत कर रहे हैं ये मायने रखता है। ठीक है, तो भाई आप जान लीजिए कि मैथ की क्लासेस भी प्रॉपर तरीके से देखिए। विज्ञान की क्लासेस मैंने साथियों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को करा रहा हूं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप उनको सभी को तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, लेकिन उससे पहले भाई एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों इन सभी चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। हमारे द्वारा साथियों प्रॉपर हाथ से लिख करके आपको ये सभी चीज़ें पेपर में कैसे पूछा जाता है, पूछने का पैटर्न भी, हर एक चीज़ें बता रहा हूं। अगर आपको भाई चाहिए कि हमारे पेपर का पैटर्न कैसा होता, अगर आप नहीं जानते हैं तो अगर आप लोगों ने कमेंट किया हमारे वीडियो में कि मुझे सर पेपर का पैटर्न बता दीजिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में और हमारे पेपर का पैटर्न पूरा कितना होता, तो मैं एक क्लास में वीडियो प्रॉपर तरीके से बना दूंगा, अगर आप नहीं जानते पैटर्न के बारे में तो पेपर के। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, और पढ़ाई करते रहिए बहुत बेहतरीन तरीके से।